हमारा काम है विपक्ष की भूमिका में जो कमियां हैं सरकार के द्वारा उसको रखना। तो राम राज की कल्पना की लोग बात करते हैं, लेकिन उनके आड़ में नफरत बांटते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार को मिल रहा है। जितने भी अवतार पुरुष हैं उनका एक ही संदेश है, मानव सबसे सेवा परमो धर्म। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं कांटी के विधायक इसराइल मंसूरी जी। मंसूरी जी पहली बार चुनाव जीते और बिहार सरकार के कैबिनेट में इनको शामिल होने का मौका भी मिला। ये एक मुखर वक्ता हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत प्रतिबद्ध हैं, विधानसभा में भी अपने इलाके की बात को उठाते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं और हम लोग आज खुल के इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत विधायक जी। धन्यवाद। आपके स्टूडियो में भी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत, मौका मिला। धन्यवाद। हम लोग बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी माहौल है, चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप वैशाली में सक्रिय हैं। आपके बारे में जब हम थोड़ा खोजबीन कर रहे थे तो पता चला कि आप सारण भी गए हुए थे। आप बिहार के दूसरे कोने में भी प्रचार कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर पर भी आपकी नज़र है, और भी आपके राजनीतिक सफ़र और आपके बारे में बहुत सारी जानकारी। इन सब चीज़ों पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं। किसान सलाहकार 9 जनवरी या 10 जनवरी 2 दिन मात्र सर्वे करके अपने चहेतों किसानों का नाम दर्ज कर दिया गया और इस राज्य के हजारों लाखों किसान जो ऑनलाइन आवेदन किए उनसे धान अधिप्राप्ति नहीं ली जा रही है। बिहार की 12 करोड़ 85 लाख आबादी है, उसमें अल्पसंख्यकों की संख्या 16.87% है, जिसका लगभग 17% आबादी को मात्र 0.26% बजट को हिस्सा माना गया। इसराइल मंसूरी बिहार की राजनीति में किसी पहचान का मुहताज नहीं है। वर्ष 2020 में कांटी विधानसभा से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए और बिहार सरकार के मंत्री परिषद में शामिल होकर खूब चर्चा बटोरा। बिहार को IT का हब बनाने के लिए कानून बनाए और बिहार के विकास को एक नया आयाम देने की पुरजोर कोशिश की। इस बीच एक हत्याकांड में नाम जुड़ने से विपक्ष के निशाने पर भी आ गए। सरकार से बाहर होने के बाद विधायक इसराइल मंसूरी ने आबादी के अनुरूप मुस्लिम को बजट देने का विधानसभा में पुरजोर वकालत किया। कहते हैं कि कांटी से RJD की टिकट पर विधायक निर्वाचित होने से पहले इसराइल मंसूरी केवल ऑपरेटर का काम करते थे। विधायक निर्वाचित होने से पहले ये अपने पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं। JDU से राजनीति की सफर आरंभ करने वाले इसराइल मंसूरी बाद में RJD में शामिल हुए और अब वैशाली लोकसभा में पार्टी का झंडा बुलंद करने की मुहिम में लगे हैं। जो हम संख्या बल देख रहे हैं, हमारा तो समीकरण सबसे मजबूत कांटी विधानसभा क्षेत्र का है और मुझे पूरा उम्मीद था कि वैशाली संसदीय क्षेत्र में हम लोग लाख वोट से कांटी विधानसभा क्षेत्र जीतने का काम करेंगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, तमाम वर्गों लोगों को, चाहे सवर्ण समाज के लोग, तमाम लोगों को उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया है। एक गारंटी है, एक तेजस्वी जी की गारंटी है। तमाम लोग, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम लोगों के पूर्वजों ने लाखों हजारों कुर्बानी देने के बाद हमारा यह देश को आजाद कराने का काम किया। करके समाज में नफरत फैला करके इन्होंने 10 साल राज कर लिया, अब कहता है कि 500 लोग। अभी आपने एक रिपोर्ट देखा, कई बातें इससे छन के आ रही है। हम लोग एक एक करके सारी बातों पर बात करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि आपने अपना राजनीतिक सफर आरंभ कैसे किया? हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे। मेरे अब्बा पिताजी बोले कि कपड़ा धोबी के यहाँ से जाकर के ले आओ। हम कपड़ा लाने गए थे उनके यहाँ। एक व्यक्ति के द्वारा जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, धोबी को,
उस प्रताड़ित को देख करके हमारा शरीर का रुआ खड़ा हो गया और मुझे लगा कि यह जुल्म सितम के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये सब चीजों पर मेरा फिर ध्यान जाने लगा। 9th क्लास में? हाँ। कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा सोशल एक्टिविटीज, गैर बराबरी, इन सब चीजों पर हमारी नजर जाती रही। कहीं भी गरीब के खिलाफ कुछ होता था, गांव में और पंचायत में अगर किसी तरह का होता था तो उस समय तो हम पंच के हैसियत में रह भी नहीं सकते थे क्योंकि नौजवान थे, लेकिन सच्चाई हम मुखर होकर के जो अपनी समझ होती थी हम बोलते उसको रखते थे। करते करते फिर हम शिक्षा दीक्षा में रहे। फिर लालू जी का जो मूवमेंट हुआ 90 के दशक में, 95 में विजेंद्र चौधरी जी को दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया जनता दल से। उसमें थोड़ा मतलब जुझारूपन तेवर आप में बचपन से ही था। ये तो देखने को भी मिला विधानसभा में। अब धान अधिप्राप्ति, किसानों की समस्या, धान अधिप्राप्ति, इन सब चीजों पर आप बात कर रहे थे। किसान सलाहकारों के द्वारा जो किसानों के साथ किया जा रहा है, आप विधानसभा में एक एक करके उसको बता रहे थे। क्या हुआ, इस पर कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, आपको हम बता देते हैं, अभी जो बिहार में जो राज है वो सरकार है, वो अफसरों के नियंत्रण में हो गया है और अफसर एकदम तानाशाही हिसाब से कानून ला देते हैं। जबकि कोई भी कानून किसी भी चीज के लिए जनहित में होता है, तो जनहित को ध्यान में रखना चाहिए। मान लिया कोई डेट निकल गया, मैट्रिक की परीक्षा फॉर्म भरना है इतना तारीख तक, इसमें कुछ बंदी हो गया, कुछ पर्व हो गया, कुछ बात हो गया, और जनहित में अगर इस तरह की अगर कोई आवाज आने लगे और यह लग जाए कि नहीं हजारों की संख्या में वैसे भी छात्र है जो किसी कारणवश अपना फॉर्म नियत समय से नहीं भर कर पाए, तो निश्चित तौर पर सरकार को डिसीजन लेना चाहिए और टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है। किसानों के बारे में क्या हुआ उसमें? वही बात हम कहते हैं, लेकिन इस तरह की सुविधा अमूमन नहीं हो पा रही है सरकार में, कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं। इसीलिए हम कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि का नियंत्रण तो होना ही चाहिए। लेकिन आप विधानसभा में एक मुद्दा और भी उठा रहे थे बड़ा पुरजोर तरीके से, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो बजट है वो आबादी के अनुरूप नहीं, उससे बहुत कम है। तो आपके इस मुद्दा को उठाने के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ या कुछ सुधार का आश्वासन मिला? नहीं, ठीक है। देखो, तो वाद विवाद में हम थे, बजट जो आई थी उसी के बाद विवाद जो होता है उसी पर हम बोल रहे थे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बजट जब सरकार ला देती है, हमारा काम है विपक्ष की भूमिका में जो कमियां हैं सरकार के द्वारा उसको रखना, और रखना तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब हम लोग सरकार में आए 17 महीनों में, तो हम लोगों ने बहुत चीज को पूरा करने का काम किया, स्पीड बढ़ा, विकास पर बात होने लगी। आप देखे होंगे हम लोग के आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी आए थे, उस समय कितना तेजी से विकास दिख रहा था, लग रहा था कि बिहार में कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट है। फिर जब हम लोग हटे हैं तो देखिए एकदम शांत हो गया है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज फिर हम लोग अब विधानसभा आएगा, अभी तो लोग चुनाव में व्यस्त है। हम लोग बिहार की जन समस्याओं के लिए, बिहार के जनहित के मुद्दों को बड़ी मजबूती से उठाने का काम। आप आईटी मंत्री रहते हुए, आपका एक बयान हमको पढ़ने को मिला था, खंगाल रहे थे हम आपके बारे में, तो हमको पता चला कि आप आईटी मंत्री रहते हुए आप बिहार को आईटी हब बनाना चाहते थे, आपने कानून भी लाया था। कितनी सफलता मिली आपको? देखिए, आपको हम बता देते हैं कि हम जब आईटी मिनिस्टर के रूप में पहला रिव्यू किए थे, तो हमने जानकारी लिया कि आईटी पॉलिसी मेरा क्या है, क्योंकि आधुनिक युग में आईटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। बड़ी विडंबना है कि आईटी पॉलिसी नहीं था बिहार को, था ही नहीं। अच्छा। उद्योग विभाग के पुराने
पॉलिसी जो होते हैं उद्योग विभाग का, उसी से आईटी का काम चल रहा था। तो हमने पूरा प्रयास किया, काफी संघर्ष करना पड़ा मंत्री के रहते हुए भी हमको, क्योंकि हम आपको बताएं कि अफसरशाही चरम सीमा पर 15.5 महीना लग गया मुझे आईटी पॉलिसी लाने में। 15.5 महीना। जब हम आईटी पॉलिसी लाए, लॉन्च किए, तो 15 दिन के बाद 250 करोड़ का निवेश हुआ। अच्छा। तो हमारा तो लक्ष्य था, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोले थे कि हमारी आईटी पॉलिसी को जल्द किया जाए। हम आईटी से रिलेटेड कंपनी से हमारी बात हो रही है, हम सभी जगह जाकर के अपनी बात रखेंगे, और बिहार का आईटी पॉलिसी देश का सबसे बेहतर आईटी पॉलिसी हमने लाया। अन्य राज्यों की आईटी पॉलिसी को हमने रिसर्च किया, हम बेहतर क्या दे सकते हैं, उन सारी सुविधाओं को हम लोगों ने उसको उठाया। हाँ, वो लगाया कि कंपनी हमारी तरफ आकर्षित हो। और हमारा लक्ष्य था कि 1 साल में 10,000 करोड़ का निवेश कराना, 4 लाख लोगों को रोजगार देने, स्किल अनस्किल मिला करके, एमटेक बीटेक ये सब तरह के बहुत सारे नौजवान हमारे आईटी क्षेत्र के हैं, तो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, लेकिन उनको जो मिलता है वेतनमान, कहीं ना कहीं वहाँ खर्च हो जाता है और परिवार से दूर रहते हैं। तो हम लोग यहाँ बिहार में रह करके ज्यादा इच्छा है लोगों को, वैसे नौजवान को जो चाहते हैं कि हमको बिहार में रोजगार मिले, यह मील के पत्थर साबित होगा। और वैसे लोगों को अभी वो किस स्टेज में है, मतलब आपके हट जाने के बाद अभी उसके बाद तो देख रहे हैं कि सरकार कुछ चल ही नहीं रही। आप तो देखे मंत्रिमंडल विस्तार महीनों लग गया, अभी एक ही विभाग के 3 एक ही मंत्री या 3 विभाग है। तो अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं देखे हैं, लेकिन जितने तेजी से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, कहीं ना कहीं तो इसका। अच्छा, एक चीज आपके साथ और भी जुड़ता है, एक विवाद है आपके साथ, जो 9 फरवरी को कांटी थर्मल पावर के समीप धरना दे रहे एक युवक की हत्या हुई, उसमें विपक्ष आप पर बड़ा इल्जाम लगाया। मुख्यमंत्री जी ने भी बीच में हस्तक्षेप किया, जांच के आदेश दिए। क्या है ये मामला, मतलब इसकी सच्चाई धरना क्या है? उना की बात नहीं था। एक्चुअल में है क्या है, कांटी थर्मल पावर पर व्यक्ति विशेष का अधिपत्य था, और अधिपत्य होने के बावजूद कोई सीएसआर का काम इतनी बड़ी संस्था होने के बाद भी स्थानीय स्तर पर नहीं था। हम ये 2 साल में लग करके लगभग 10 करोड़ रुपए का सीएसआर का काम हमने करवाया, कांटी थर्मल पावर करवाया है। तो स्वाभाविक बात है कि जब कचरा साफ होता है, गंदगी साफ होती है, तो परेशानी तो होती है। और उसमें तो स्पष्ट हो गया, एफआईआर हो का जो जांच की गई, उसमें तो स्पष्ट हो गया कि कहीं से कोई अपराधी पैसा छीन के जा रहा था, पीछे से उसको लोग खदेड़ रहे थे, और जो मारा गया लड़का, वो बेचारा लड़का उसको पकड़ लिया, उसने उसको मार दिया। वहाँ कोई धरना उना हो नहीं रहा था। अच्छा, ये सब इल्जाम था। लेकिन ये सब तो नॉन, जब अपराधी पकड़ा गया ऑन स्पॉट, हथियार के साथ पकड़ा गया, तो हाथ कंगन के आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या। अच्छा, आपका जो एक पहचान है कांटी में, कांटी के बाहर भी आपकी एक पहचान बन गई, आप विकास की बातें करते हैं, आप लगे रहते हैं, युवा हैं, आप बहुत कम उम्र से राजनीति में हैं, शोषित पीड़ितों की एक बहुत मुखर आवाज़ हैं आप, और स्वयं भी बहुत इनर्जेटिक हैं। तो विकास की बात आप करते रहते हैं, कांटी के विकास की बात। लगभग 4 साल बीतने को है, अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, लगभग। तो कितना सफलता मिला आपको कांटी के विकास में, और क्या क्या किए आप जो आप गिनाना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम 2 साल लॉकडाउन में फंसे। कांटी की सम्मानित जनता ने सने आशीर्वाद दिया। एक लंबा पीरियड हम लोग लॉकडाउन के शिकार हुए। हम लोग की अपना फंडिंग भी नहीं मिल रहा था, सरकार का जो अपना आर्थिक व्यवस्था भी काफी कमजोर हो गई, इसका हम लोग शिकार हुए। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जब एक आदमी ऑक्सीजन के बिना सांस तोड़ रहे थे,
वैसे विकट परिस्थिति में हमारे दिमाग में एक बात आई। हमारे क्षेत्र के दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास एक गैस प्लांट था, तो उस गैस प्लांट बंद पड़ गया था। अच्छा। और बिल्डिंग वाला गैस उससे होता था, लेकिन हमने जिलाधिकारी से बात किया, चूंकि एक ही रिफिलिंग प्लांट था बेला में, और दिन भर में मैक्सिमम 1000 कर पाते थे। पूरे शहर का डॉक्टर, नॉर्थ बिहार के डॉक्टर लोग वहां पहुंच जाते थे सिलेंडर के लिए, जो मारामारी था। लेकिन हमने जिलाधिकारी से बात किया, तुरंत उसको सर्विस सेट कराया, और आनंद फानन में बिजली व्यवस्था सब करवा करके उस गैस प्लांट को उन्होंने शुरू कराया, जिससे हजारों, जितना रिफिलिंग वो करता था उतना ही रिफिलिंग करने लगे। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण बना है बहुत कि बड़ा नॉर्थ बिहार, ऑक्सीजन का बहुत कमी नहीं हुआ। नॉर्थ बिहार बैलेंस हुआ, और मैं संतुष्ट हूँ इस बात के लिए कि हम लोग को ईश्वर अल्लाह ने मौका दिया, एक अच्छा काम हमसे हुआ और हजारों जान बची थी उस समय। उसके बाद निरंतर हम लगे रहते हैं, विकास में हमारी रुचि रहती है। चूंकि 2 साल लॉकडाउन होने के बाद वर्षा भी काफी हुई, वर्षा भी काफी हुई, सड़कें भी काफी क्षतिग्रस्त हुई, और सरकार के पास एक लिमिट बजट है, 4000 करोड़ पैसा है, और डीपीआर 22000 करोड़ का पहुंचा हुआ है। इतना लंबा दूरी है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे सड़क हमने बनवाने का काम किया है जो हमको लगा कि चलिए कुछ जीवन में मौका मिला है। विजय छपरा मेडिकल से लेकर बंगाही बांध का रोड, जिस पैदल नहीं आप चल सकते। देख रहे थे सर, आज चले जाइए। हम लोग को खुद जाना होता था मुस्तफापुर और सलीमपुर, तो गढ़ बाजार मीनापुर से होकर के जाना पड़ता था। उसको हमने बनवाने का। अभी देखिए बगल में आपका जो है पुलिस लाइन जो बांध है, जो शनिचर स्थान, देखो ये काम शुरू है और ढलवाया भी है। क्या बुरा पोजीशन था, बहुत खराब स्थिति, करीब खराब स्थिति था। आप गरम चौक देख लीजिए, इस कॉलेज है बनवारी लाल कॉलेज, उस वाले का भी रोड का बहुत बुरा पोजीशन था गरम चौक, उसको हम बनवाने का काम किया है हमने। ऐसे और जो काटी हाई स्कूल, मरवन से लेकर के भटौना पथ, पकड़ी नवोदय पथ, ऐसा कम से कम 3 दर्जन सड़कों का हमने जो है सो करवाया है। कुछ सड़कें हैं जो हम उसमें प्रयासरत है, अब कुछ सक्सेस एक साल के भीतर, कुछ सक्सेस की सेंक्शन भी हमारा, जैसे हरचंदा टू साइड में था, आप पीच रोड बारमतपुर, लोग कुछ टेंडर में है। अच्छा। पीच रोड बारमतपुर के देखोगे कि लोगों ने जो है बहिष्कार का बात करने लगे थे लोग वहाँ के, लेकिन वो टेंडर में है। और 2 दर्जन सड़कें हमारी स्वीकृत है। आने वाले समय में मेरा लक्ष्य रहा है, मतलब ये इस 1 साल में बन जाएगा। देखिए कुछ समीक्षा की बात आपने सुना होगा। देखिए लोकतंत्र की हत्या की बात जो हम लोग करते हैं, चाहे संवैधानिक ढांचा कमजोर करने की बात करते हैं, इसका मतलब लोग एक मीन्स लगाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, कैसे थोड़ी खत्म कर दिया जाएगा, ये नेता लोग बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे तर्क है। जैसे अभी RWD से सड़कें, तो कोई भी सड़कें का रिपोर्ट टेक्निकल अभियंता करते हैं, जर्जर स्थिति में है, अनुरक्षण नीति से बाहर है, कितने वर्षों से नहीं बना है, क्या पोजीशन में है, वो लोग करते हैं। उसके बाद उनके प्रतिवेदन पर DPR बनता है, तब जाकर के स्वीकृति के लिए जाती है। लेकिन देखिए हमारा 2 दर्जन सड़क अभी कांटी में स्वीकृत सड़क है, आपका EV अयाची ग्राम भी है। अच्छा, इसमें EV सड़क जो DPR सब हम समर्पित किए हुए, लेकिन उसके बाद जो है सो कि इस कारण से कि भाई राजद के विधायकों का अनुशंसा है, इसलिए रुका हुआ है। ये सब अच्छी बात नहीं है। जबकि हमको याद है कि 3 महीना 4 महीना हम लोगों को देरी हुआ था RWD में, और हम लोग उस समय माननीय मंत्री। अच्छा, एक चीज इसमें हम एक चीज और भी जोड़ देना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, कि ये तो आपके इस 5 साल का कार्यकाल का है, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी सड़कें आपने बनाई, कुछ आपका आरोप भी हमने कराया है, पुल भी करवाया है, अभी 3-4 पुल पर काम शुरू है। कुछ ऐसा काम जो आपके मन में हो कि ये हो जाता तो अच्छा था? हालांकि इस पर हम लोग चर्चा करने के लिए एक बार आपको और बुलाएंगे जब विधानसभा चुनाव करीब आएगा, लेकिन फिर भी हम एक चीज जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ ऐसा है कि ये है? जैसे अभी हम 3-4 पुल हमारा काम शुरू है। अच्छा।
फतेहपुर पुल है, कोदरिया में भटौना के पास में पुल है, इस्लामिया डिग्री कॉलेज के पास में पुल है। हमने आरओबी रेलवे सेंट्रल बोर्ड के लोग आए थे, हमने काटी स्टेशन आरओबी को हमने करवाया, लिख करके देने का काम किया है। हमारा कुछ इधर बाढ़ प्रभावित इलाका है, हम टेनी बांध की बात किए थे, विधानसभा में उठाया, सर्वेक्षण हुआ। प्लस हमारा जो है मुस्तफापुर जो उस साइड है, हाँ उधर हम इस पर एक पुल बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो कांटी और मीनापुर की भी दूरी कम हो जाएगी और काफी आवागमन में। हाँ, उधर आपका कुछ पंचायत के लोग तकलीफ में रहते हैं, उसका कनेक्शन डायरेक्ट जो है सो प्रखंड से हो जाए, शहर से हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको, मिठन सराय सड़क की काफी जर्जर स्थिति थी, मिठन सराय सड़क को भी बनवाने का काम किया है। तो काम तो हमको लगता है कुछ 100-200 करोड़ का काम हमने करवाने का काम किया है। अपना कोष से भी छोटी छोटी सड़कों का हमने करवाया है। स्कूल की जो बच्चे के पढ़ने का उसके अथी करवाया है, जीर्णोद्धार करवाया है, चबूतरा का निर्माण करवाया है। तो इन सब चीज़ों की छोटी शैलेश स्थान, गभर स्थान, इस सब टाइप का जो देवी स्थान, ताकि वहाँ पूजा पाठ करने में किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल इस तरह का हमने। विधायक जी, आप आरजेडी के विधायक हैं। आरजेडी के विधायक रहते हुए आप अपने फील्ड में जनवरी में एक बार राम कथा में चले गए। आपने रामराज को बेहतर भी बता दिया, इसको लेके बहुत सारी बातें भी हुई। तो क्या मकसद था आपका ये? देखिए, कोई चीजों का गलत लोग, जैसे अवडंबर किसको कहते हैं, पाखंडवाद किसको कहते हैं, धर्म के आड़ में गलत चीजों को परोसना और लोगों को उसका शिकार बनाना, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का नाम आया इस देश में। तो राम राज का क्या मतलब है? राम जी कभी भी चाहते थे कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, किसी के साथ धोखा हो जाए? राम जी तो कभी नहीं चाहते थे। वो न्याय के पद प्रदर्शक थे, तब न उनको आज लोग पूज रहे हैं। तो राम राज की कल्पना की लोग बात करते हैं, लेकिन उनके आड़ में नफरत बांटते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, किसी के अधिकार को रोकने का काम करते हैं, बम लिंचिंग काम करते हैं। हम भगवान के नाम ले अल्लाह अकबर कर या किसी का जान ले नहीं दे तो कहीं से नहीं है। तो राम जी तो सबके आदर्श है। कोई भी अवतार पुरुष आए हैं, पैगंबर साहब आए हो तब, चाहे यीशु मसीह आए हो तब, जितने भी अवतार पुरुष आए हैं उनका एक ही संदेश है, मानव सबसे सेवा परमो धर्म। और सब लोगों ने सच्चाई की बात कही है। और कोई अवतार पुरुष एक दूसरे के खिलाफ भी कोई इतिहास है कि पैगंबर साहब राम साहब के बारे में कुछ बोले हो, राम साहब पैगंबर साहब के बारे में बोले हो? इस तरह का कभी कोई इतिहास आया है क्या? तो सब लोगों ने तो सही रास्ता दिखाया, नेक रास्ता दिखाने का काम किया। आपको लेकिन इसको लेकर कुछ परेशानी हुई क्या? नहीं, हमको कोई परेशानी, हमको जो जानता है, हमको जो समझता है, हम सब चीज में भाग लेते हैं। हम हर जगह रहते हैं। हम लोग तो बच्चे के स्कूल में सरस्वती पूजा हम लोग नहीं करते। देखिए, ये संस्कृति है भारत की, ये हमारी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर है। यही चीज खत्म करते तो कोई परिवार में तनाव करके परिवार का विकास नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और भी है। हम जब आपके बारे में पढ़ रहे थे तो हमको एक जगह मिला, 30 मई 2023, शायद आपको याद हो, आप अररिया में गए थे। वहाँ एक पत्रकारों को संबोधित किया था और आपने तब उन दिनों कहा था कि विपक्ष का चेहरा लोकसभा में, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा तय हो चुका है। ये आप 23 में ही बता रहे थे। अभी तक हम लोग तो ये जान रहे हैं कि विपक्ष का अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है, लेकिन आप कह रहे थे कि तय हो गया, हालांकि आप नाम नहीं बताए थे। तो आज बता दीजिए। नहीं, अभी तो वक्त है। अब तो वक्त अभी तो वक्त है। देखिए, तय तो हम लोग का जनता कर ही नहीं जा रहा है। अब ज्यादा वक्त नहीं है, समय नहीं है। तो उसका नेतृत्व कौन करेंगे? आप जैसा कि कह रहे हैं कि आपको पता है, तो आप बता दीजिए। कोई लोग है इस देश का जो संविधान में विश्वास रखता हो, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, जो सबके अधिकार की बात करता हो, विपक्ष की भी अधिकार की बात करता हो, वैसे लोग जो है उसमें से कोई एक चेहरा होंगे। अच्छा विधायक जी, अभी वैशाली पर हम लोग बात करेंगे, मुजफ्फरपुर पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले
हमको जानकारी मिली कि आप सारण लोकसभा में भी गए थे, क्या स्थिति है वो? देखिए, एक सारण लोकसभा तो हम गए ही थे, बदलाव की बहार चल रही है, आपको बता दें। जितना लोग बोलते हैं अंधभक्त, ये एक बात बड़ी तेजी से आया, अंधभक्त, गोदी मीडिया, कुछ ऐसा वर्ड सब जो है इस देश में वर्षों बाद, आजादी के बाद देखने को मिला है। तो उस तरह की बातें अब नहीं रह गई। अब लगभग हमको लगता है कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है, हर वर्ग में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विकासशील नौजवान हैं, जो अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करके अपने नाम कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने का जो मंत्र है, सबको लेके चलना चाहते हैं, सबको जो लेकर के चलना चाहते हैं, नौजवान पीढ़ी भी, छात्र नौजवान, ये तमाम लोगों को कहीं न कहीं चिंता हुई है। ये 10 वर्षों के शासन कालों को उन्होंने गंभीरता से देखा है। तो बदलाव लोग चाह रहे हैं। लोगों ने यह महसूस किया है कि जितनी बातें केंद्र सरकार की तरफ से कही गई थी, चाहे 2014 में हो, 2019 में हो, कोई बातें, रोजगार का सृजन भी नहीं हो पाया, महंगाई भी चरम सीमा पर पड़ गया, कफन तक में भी जीएसटी लग गया, रिकॉर्ड जीएसटी के द्वारा रिकॉर्ड राजस्व की वसूली भी हुई, और उसके बाद में अपना देश का कर्ज भी बढ़ गया, तो और निजीकरण भी हो गया। हम लोग सरकारी उपक्रम को निजीकरण कर दिया गया, भेल बेच गया, सेल बेच गया, एयरपोर्ट, पोर्ट, हर तरह की चीजें जो है निजीकरण कर दी गई। तो कहीं ना कहीं लोगों में है कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा, आप वैशाली लोकसभा के कांटी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, कांटी वैशाली लोकसभा में आता है, तो यहाँ जो आपके विपक्षी कह रहे हैं चारों तरफ मोदी लहर चल रही है, तो आप इस लहर को रोकने के लिए आपके पास क्या रणनीति? देखिए, कहीं कोई मोदी लहर नहीं चल रहा है। अब बात देखिए, हर चीज का ऊपर जाने का स्टेज होता है, और वो खत्म हो चुका है। कोई भी लहर वही चलती है जो जनता चाहती है। और हम बोल दे 400 पार, 500 पार, तो ये सब घमंड की बात होता है। जनता को आपका रणनीति क्या है? कैसे चुनाव निकालेंगे आप? क्या किस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों का जो सबसे बड़ा है कि दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, करवाई। हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम कमाई की बात करते हैं कि हमारा बेरोजगार नौजवान रोजगार मिले, उसको कमाई हो। सिंचाई की बात करते हैं, करवाई की बात करते हैं कि किसी के साथ अगर जोर जुल्म हो तो उस पर करवाई हो, सुनवाई हो। तो हम लोग इस एजेंडा के, विकास के एजेंडा पर लेकर के चलना चाहते हैं। हम लोगों के नेता, युवा दिल के धड़कन, प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दे की बात करते हैं, लोगों को नौकरी कैसे मिली इसके बात करते हैं, जिसके कारण लोगों में जो है आम जनमानस, चाहे किसी वर्ग का युवा से आप चले जाइए, वो आपको इस मुद्दे को समझ रहे हैं। 17 महीना में आपने कुछ करके दिखाया। 17 महीना में हमने जो करके दिखाया है, ये तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से किया गया है काम है। तो लोगों में एक विश्वास, बिल्कुल जन विश्वास के जो तेजस्वी जी में जो पैदा हुई है, उसका आपको लाभ मिल रहा है। उसका प्लस हमने, हमारे तेजस्वी जी ने जो वचन पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर का दाम हम 500 रुपया कर देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। आज 1200, 1250 में मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि महंगा बिजली, बिहार में सबसे ज्यादा महंगा बिजली बिहार को मिल रहा है, एक केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण मिल रहा है। उसमें हम 200 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। तो हमारे लोगों को, जो गरीब गुरबा समाज के लोग हैं, उन लोगों को राहत मिलने का काम करेगा। उसके बाद जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, रक्षाबंधन के अवसर पर उनको 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि हम देने का काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। आपका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है, आप मुजफ्फरपुर से सटे हुए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है। आपके जो उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की टिकट से, उनको लेके मुस्लिमों में कुछ गुस्सा है, कुछ नाराजगी है। शुरुआती दौर में थोड़े झंडे वगैरह भी दिखाए गए,
तो इसको कैसे पाटेंगे आप? देखिए, एगो कहावत है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरा तरफ खाई। जब मुसलमान की बात करते हैं तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इनके पिता कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद कंप्लीट सोशल थे और सेकुलर व्यक्ति थे, सेकुलर थे। और आपने देखा होगा कि पार्टी तो बहुत चेंज की लेकिन हरा गमछा नहीं हटाई। और उनके यहाँ किसी पार्टी में थे, अल्पसंख्यकों समाजों की भागीदारी उनके यहाँ काफी रहती थी। पार्टी रैंक पर अब जो उम्मीदवार है उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि हम जिस पार्टी में थे उस पार्टी के नेतृत्व का दबाव के कारण हम बोल गए थे और माफी भी मांग लिए। तो लोग महसूस करते हैं, लोग महसूस करते हैं कि कौन पार्टी में थे, उस पार्टी का क्या एजेंडा है। वो पार्टी के लोग विकास की बात नहीं करते हैं। मतलब मुजफ्फरपुर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ऑल ओवर पूरे बिहार में, अब तो मंत्री भी रहे इस नाते, अब तो पूरे बिहार में आपकी पकड़ है और आप देखते हैं ऑल ओवर पूरे बिहार में आपको क्या लगता है कि इस बार कितने सीट आपको? देखिए, हम लोग के नेता शुरू में ही बोले थे कि अप्रत्याशी रिजल्ट बिहार के लोग देंगे। तो कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आ रही थी और अब इतना बेचैनी बढ़ गई है कि हम लोग के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सुने हैं पटना में भी रोड शो करेंगे। अमित शाह जी मुजफ्फरपुर में रोड शो करने आ रहे हैं। तो एक 34 साल का नौजवान एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए एक हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। 40 हेलीकॉप्टर वाले लोग परेशान हैं, बेहाल है। तो आप समझ सकते हैं। आपके पता ही में स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमसे तो कल मीडिया वाले लोग पूछे हैं, उनको पता ही के धरती पर तो मेरे विधानसभा है कि पता ही का मुखिया रह चुके हैं। हम पता ही कि मिट्टी के लाल है, हवाई अड्डा है। हम लोग बच्चे में थे तो उस समय देखते थे, दौड़ के आते थे नहरी के पास में, प्लेन पियर का उड़ता था गिरता था। लेकिन अब तो हम लोग की आंखें तरस रहा है कि कहाँ कब इनसे उड़ान बढ़ेगा। 14 में 19 में उन्होंने वादा किया था कि सीट चालू। आप उनसे मांग करेंगे कि? मांग करेंगे, हमारा तो चल रहा है। हम तो एक्स पर भी डाले हैं, ट्विटर हैंडल पर भी डाले हैं। हम तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मिले, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो अच्छा, जहाँ सांसद लोग कुछ नहीं किए, आप एज ए विधायक आपने इस मुद्दा को उठाया है? उठाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हमने जा करके मिला, रिक्वेस्ट किया हमने। अच्छा। उसके बाद उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने जाकर के मिला कि हमारी पता ही हवाई अड्डा को चालू कराया जाए। और देश का प्रधानमंत्री अब उनको क्या है, अब झूठ बोलते तो बोले थे कि चालू करा देंगे, मोतीपुर चीनी मिल का चाय पी कर। अच्छा, इस बार अगर वो इस तरह का कुछ बात कहते हैं तो आप यकीन करेंगे? देखिए, भरोसा लोगों को अब नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। तब हमारी अगर कुछ हम बोल रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो पहले कुछ सुनने का नाम नहीं लेता था। कहीं न कहीं जुमलेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, ज्यादा दिन तक कोई चीज नहीं चलती है। ठीक है, हम लोग के देश के जो मिट्टी का जो खूबसूरती है, हमारे लोग जो हैं, खास करके बिहार के लोगों को कहिएगा तो एक बिहारी 100 पर भारी कहावत है। बिहारी स्वाभिमानी होते हैं और मेहनती भी होते हैं। हाँ, अगर बिहारी को अगर इज्जत अगर मान सम्मान दीजिएगा तो आक्रमण आप पर होगा तो सीना आगे लगा देगा। लेकिन अगर बिहारी के साथ छल कीजिएगा तो थोड़ा देर के लिए बिहारी जरूर थोड़ा सा इधर उधर हो, आपकी बातों में बहल जा सकते हैं। लेकिन जब बिहारी को जब समझ में आ जाएगा तो फिर बिहारी बुझ रहे हैं ना। तो इन्हीं कारणों से जितने भी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन हुए, चाहे वो जेपी का आंदोलन हुआ या महात्मा गांधी का हो, वो सब बिहार के नेतृत्व करने का काम किया। अंत में आप अपने लोगों को, अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम कांटी के सम्मानित जनता सहित संपूर्ण बिहारवासी और देशवासी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि बड़ो जद्दोजहद के बाद और हजारों लाखों कुर्बानी के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारा जो ये बाग है, ये संविधान है, जो खूबसूरत एक बगिया है जिसमें हर तरह के फूल खिले हुए हैं, वह फूल इसी तरीके से खिलता रहे। हमारा देश का विकास हो, सभी लोग आपस में मिलजुल करके देश की तरक्की में लगे रहे, ताकि हमारे युवाओं को भी रोजगार मिले,
इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश का मजबूत हो, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखा सभी सवालों का बेबाक अंदाज में विधायक जी ने जवाब दिया। तो विधायक जी आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।